भारत अपने आने वाले कल की एनर्जी के लिए एक बहुत बड़ा दाव खेल रहा है। और ये दाव पेट्रोल डीजल पर नहीं बल्कि हमारे खेतों में उगने वाली चीजों पर है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं बायोफ्यूल्स की। चलिए आज इसी दुनिया को जरा करीब से समझते हैं। अब देखिए, ये एक ऐसा सवाल है जो हर देश के सामने आता है, खासकर भारत जैसी तेजी से बढ़ती इकोनॉमी के लिए। एक तरफ तो तरक्की की रफ्तार बनाए रखनी है और दूसरी तरफ एनर्जी की बढ़ती ज़रूरतें भी पूरी करनी है। ये बैलेंस बनाना वाकई में एक बहुत बड़ी चुनौती है। 4 अरब डॉलर, जी हाँ, ये वो चौंकाने वाली रकम है जो भारत हर साल अपने तेल के इंपोर्ट बिल से बचाने का टारगेट लेकर चल रहा है। अब ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये एक बहुत बड़ा इकोनॉमिक प्रेशर है, एक ऐसा मोटिवेशन है जो देश को नए एनर्जी सोर्सेज ढूंढने पर मजबूर कर रहा है। तो आखिर ये सब शुरू कहाँ से हुआ? ये कहानी शुरू होती है एक जबरदस्त इकोनॉमिक प्रेशर से, और यही वो दबाव है जिसके चलते भारत बायोफ्यूल्स जैसे विकल्पों के बारे में इतने सीरियसली सोच रहा है। देखिए, प्रॉब्लम की जड़ बहुत सीधी सी है। जब हम बाहर से आने वाले तेल पर डिपेंडेंट होते हैं ना, तो दुनिया भर में कीमतों में जरा सा भी उतार चढ़ाव होता है तो सीधा झटका हमारी इकोनॉमी को लगता है। इसीलिए अपने ही देश में एक सस्टेनेबल, एक टिकाऊ सोल्यूशन ढूंढना अब ये कोई चॉइस नहीं बल्कि एक जरूरत बन चुकी है। तो फिर इस बड़ी एनर्जी चुनौती का जवाब क्या है? जो सॉल्यूशन सामने रखा जा रहा है वो है बायोफ्यूल। आइए समझते हैं कि आखिर है क्या चीज। अगर आसान भाषा में कहें तो बायोफ्यूल मतलब जैविक ईंधन। ये बनता है पौधों से, शैवाल यानी कि एल्गी से, और यहां तक कि जानवरों के वेस्ट से भी। और इसकी सबसे बड़ी खासियत क्या है कि ये रिन्यूएबल है, मतलब इसे हम बार बार बना सकते हैं। पेट्रोल डीजल की तरह नहीं, जो जमीन के नीचे लिमिटेड है और एक दिन खत्म हो जाएंगे। अच्छा, अब बायोफ्यूल के भी कुछ मेन टाइप्स हैं। सबसे पहले आता है बायोएथेनॉल। ये बनता है गन्ने जैसी फसलों के फर्मेंटेशन से और इसे पेट्रोल में मिलाया जाता है। फिर आता है बायोडीजल। ये वेजिटेबल ऑयल से बनता है और इसे डीजल के साथ ब्लेंड करते हैं। और तीसरा है बायोगैस, जो ऑर्गेनिक कचरे से बनती है, और ये नेचुरल गैस का एक बढ़िया विकल्प है। लेकिन रुकिए, यहाँ एक इंटरेस्टिंग बात है। ऐसा नहीं है कि सारे बायोफ्यूल्स एक जैसे ही होते हैं। नहीं, ये टेक्नोलॉजी भी वक्त के साथ काफी इवॉल्व हुई है और इसे हम अलग-अलग जनरेशन्स में बांट सकते हैं। तो ये टेबल हमें दिखाती है कि ये टेक्नोलॉजी कैसे आगे बढ़ी। देखिए, जो फर्स्ट जनरेशन थी वो सीधे सीधे खाने वाली फसलों पर निर्भर थी, जैसे गन्ना या मक्का। फिर आई सेकंड जनरेशन, जो एक स्टेप आगे थी। इसने ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल शुरू किया जो खाने के काम नहीं आती, जैसे बचा हुआ तेल या खेती का कचरा। इससे वो फूड वर्सेस फ्यूल वाली बहस थोड़ी कम हुई। थर्ड जनरेशन और भी एडवांस्ड हुई। वो शैवाल यानी एल्गी की तरफ गई, जिसमें बहुत ज़्यादा फ्यूल पैदा करने का पोटेंशियल है। और चौथी जनरेशन तो सबसे एडवांस्ड है, जिसमें जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स का इस्तेमाल होता है ताकि एफिशिएंसी और भी बढ़ाई जा सके। तो ये सब सुनने में तो बड़ा प्रॉमिसिंग लगता है ना? लेकिन कहानी का हमेशा एक दूसरा पहलू भी होता है। बायोफ्यूल्स के साथ भी कुछ बहुत बड़े चैलेंज और रिस्क जुड़े हुए हैं। यहाँ एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। एक तरफ तो फायदे हैं, हमारी एनर्जी सिक्योरिटी बढ़ती है, गांवों की इकोनॉमी को बूस्ट मिलता है और पोल्यूशन भी कम होता है। लेकिन दूसरी तरफ नुकसान भी कम नहीं है। सबसे बड़ा सवाल उठता है खाना या ईंधन का। फिर इसकी कॉस्ट अभी भी ज्यादा है, टेक्नोलॉजी की अपनी दिक्कतें हैं और पानी की खपत को लेकर भी बहुत सीरियस चिंताएं हैं। और यही बात इस पूरी डिबेट के सेंटर में है। मतलब अगर हम अपनी गाड़ियों को चलाने के लिए गन्ना और खाने वाले तेल के बीजों का इस्तेमाल करने लगें, तो खाने के लिए उनकी कमी पड़ सकती है। जरा सोचिए, क्या हमें अपनी गाड़ियों का टैंक भरने के लिए उन फसलों का इस्तेमाल करना चाहिए जिनसे किसी का पेट भर सकता है? ये सिर्फ एक इकोनॉमिक सवाल नहीं है, ये एक मॉरल सवाल भी है। तो अब जब इतने सारे चैलेंज हैं, तो सवाल यह है कि भारत अपनी बायोफ्यूल स्ट्रैटेजी को लागू करने के लिए असल में कर क्या रहा है। चलिए देखते हैं कि इस दिशा में क्या कदम उठाए जा रहे हैं। भारत की जो नेशनल बायोफ्यूल पॉलिसी है, उसके गोल्स एकदम साफ हैं। पहला, तेल का इंपोर्ट कम करना है। दूसरा, इथेनॉल ब्लेंडिंग प्रोग्राम, मतलब पेट्रोल में इथेनॉल मिलाने के काम को और तेज करना है। तीसरा, कचरे से सेकेंड जनरेशन बायोफ्यूल बनाने को बढ़ावा देना है। और चौथा, इस फील्ड में रिसर्च एंड डेवलपमेंट को बढ़ाना है। तो ये एक तरह की चारों तरफ से घेरने वाली स्ट्रैटेजी है। ये बार चार्ट भारत के एम्बिशन को एकदम साफ साफ दिखाता है। देखिए, अभी हम पेट्रोल में करीब 10% इथेनॉल मिला रहे हैं, जिसे कहते हैं E10। लेकिन टारगेट क्या है? 2025-26 तक इसे डबल करके E20
यानी 20% ब्लेंडिंग तक ले जाना। ये सिर्फ कुछ ही सालों में एक बहुत बहुत बड़ी छलांग होगी। और हाँ, ये कोशिशें सिर्फ देश के अंदर तक ही सीमित नहीं हैं। भारत तो अब ग्लोबल स्टेज पर भी लीडरशिप दिखा रहा है। ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस को लीड करके भारत दुनिया भर में बायोफ्यूल्स के लिए मार्केट बनाने और इसे अपनाने में मदद कर रहा है। इससे ग्लोबल ट्रेड और टेक्नोलॉजी शेयरिंग दोनों को फायदा होगा। तो आखिर में हम उसी बड़े सवाल पर वापस आते हैं, क्या बायोफ्यूल ही हमारे सस्टेनेबल एनर्जी फ्यूचर की चाबी है? इसमें कोई शक नहीं कि संभावनाएं बहुत हैं, लेकिन जैसा हमने देखा, चुनौतियां और मुश्किलें भी उतनी ही बड़ी हैं। असली खेल तो सही बैलेंस बनाने का है, और इसी बैलेंस पर भारत के एनर्जी फ्यूचर का पूरा रास्ता टिका हुआ है।